नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। शाम के 7 बज चुके हैं और भारत एट 7 लेकर हम हाजिर हैं। तो खबरें होंगी राज्यों की तमाम अहम और महत्वपूर्ण खबरों से हम अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। लोगों से किया वादा, कहा जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब पुल का और देश के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का किया उद्घाटन। पीएम ने श्रीनगर कटरा रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, कहा यह है भारत के नए सामर्थ्य का जय घोष। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने की ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। अब रेपो रेट 5.5%। ईएमआई कम होने की उम्मीद। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल लॉन्च। देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों का इस पोर्टल पर पंजीकरण होगा अनिवार्य। और सिक्किम प्रशासन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मिलकर चलाया व्यापक बचाव अभियान। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण फंसे सभी पर्यटकों को निकाला सुरक्षित। और आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर दौरे पर 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। उन्होंने ये बयान आज जम्मू कश्मीर के कटरा में चिनाब ब्रिज और अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद दिया। उन्होंने कहा कि ये विकास परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की
सी ही गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। और अब बात विकसित कृषि संकल्प अभियान की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां थानो न्याय पंचायत के अंतर्गत पाववाला सोडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में खाट यानी कि चारपाई पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। देश के किसानों की समृद्धि का लक्ष्य विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। खाट पर खड़े होकर किसानों से किया संवाद। कृषि मंत्री ने कहा उत्तराखंड को बनाएंगे हार्टिकल्चर हब। कृषि मंत्री ने कहा वैज्ञानिकों के लिए असली लैब किसानों का खेत। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और आधुनिक ज्ञान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के एक दृढ़ कदम के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिकों की 2170 टीमें गांव-गांव जाकर करोड़ों किसानों से सीधा संवाद कर रही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चौपाल लगाकर किसानों के साथ संवाद भी किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देहरादून के पाववाला सोडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में खाट पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल में कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पाववाला सोडा में स्थित नर्सरी का अवलोकन करते हुए पौधारोपण किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में कृषि अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। असली लैब तो खेत है, किसान की खेत। जब वहां काम होगा तब मामला बनेगा। और इसलिए कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया कि वैज्ञानिक भी निकले, केंद्र सरकार का कृषि विभाग निकले, वीसी निकले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे केवीके का अमला निकले, राज्य के कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी निकले और गांव में किसान के बीच पहुंचे। पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी अभियान के तहत देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को रजिस्ट्रेशन की पर्ची के लिए भी शुल्क अदा करना पड़ेगा। पहले ये पर्ची निःशुल्क बनती थी, लेकिन अब इसके लिए 10 रुपए प्रति पर्ची का शुल्क तय किया गया है। सरकार इसके पीछे लोगों को अस्पतालों में ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने का तर्क दे रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार सिर्फ कर और कर्ज की सरकार बनकर रह गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब रजिस्ट्रेशन की जो पर्ची होती है उसके लिए भी लोगों को शुल्क अदा करना पड़ेगा। 10 रुपए इसके लिए तय किए गए हैं। ऐसा करके प्रदेश सरकार ने सालों पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि निःशुल्क बनने वाली पर्ची पर अब प्रदेश सरकार शुल्क लगाएगी और इसको लेकर लोगों में एक नाराजगी देखने को मिल रही है। हाल ही में 26 मई को हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलने का फैसला किया है। 5 जून से इस फैसले को लागू भी कर दिया गया है और अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अगर आप इलाज के लिए जाते हैं तो खुद को पंजीकृत कराने के लिए जो पर्ची ली जाती है उसका भी अब 10 रुपए के हिसाब से शुल्क अदा करना पड़ेगा, जो अब तक निःशुल्क था। अब तक अस्पताल में किसी भी तरह का पर्ची शुल्क वसूला नहीं जाता था, लेकिन 26 मई को हुई बैठक में पर्ची शुल्क लगाने का सरकार ने फैसला लिया है। इसको लेकर प्रदेश भर में लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट करवाने को लेकर भी अस्पताल में कुछ शुल्क मानक तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तर्क है कि उन्होंने अस्पतालों में काम करने वाली रोगी कल्याण समिति को ये शुल्क तय करने के लिए कहा है, क्योंकि इस शुल्क से अस्पतालों में मरीजों के लिए ही सुविधाएं तैयार की जाएंगी और इसमें सरकार द्वारा जनता पर बोझ डाले जाने वाली कोई बात नहीं है। कि सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस कर दिया। हॉस्पिटल अगर चाहता है अपनी सफाई रखना, मेंटेनेंस रखना, तो वो 10 रुपए पर्ची के लगा सकता है। अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता, उनके अपने संसाधन है, कोई अपनी इनकम है, तो उनको पर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो उस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति जिसमें लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा तय करना है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन को थोपा नहीं गया। वहीं विपक्ष का तर्क है कि सरकार जनता को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएं छीनने में लगी है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये सरकार कर और कर्ज की सरकार है, जो खुद भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। परिपक्व फैसले दे रहे हैं और इसलिए मैंने आज इस बात को लेकर के कहा भी है कि ये सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में कर और कर्ज की सरकार बन करके रह गई है। पूरे विकास कार्य ठप पड़े हैं और आगे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज़ को उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में पर्ची शुल्क लगाना और निःशुल्क मिलने वाले मेडिकल टेस्ट पर भी शुल्क तय करने का फैसला ये दिखाता है कि मौजूदा सरकार वित्तीय संकट से उभरने के लिए आम जनता पर तरह तरह के शुल्क लगा रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में रोज के करीब 12 से 15 हज़ार मरीज पहुंचते हैं। 12 से 15 हज़ार की ओपीडी लगती है। ऐसे में विपक्ष द्वारा प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधा जा रहा है। सरकार पर जबरदस्ती जन विरोधी फैसले लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर फैसले की वजह से आम लोगों में भी सरकार के प्रति एक नाराजगी देखने को मिल रही है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहां तक जाने का रास्ता आसान हो गया है। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात जयपुर की। जयपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने यात्रियों और आमजन के लिए रेलवे चौपाटी की शुरुआत की है और इसमें अलग अलग मोबाइल वैन पर स्थानीय इटालियन, साउथ इंडियन और अन्य प्रकार के व्यंजनों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसे भारतीय रेलवे की पहली रेलवे चौपाटी बताया गया है। देखिए जयपुर से ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय रेलवे की पहली चौपाटी। जयपुर स्टेशन पर रेलवे चौपाटी में मिलेगा बेहद सस्ता खाना। जयपुर जंक्शन पर शुरू हुई रेलवे चौपाटी फूड ट्रक थीम पर आधारित। रेलवे चौपाटी 24 घंटे खुली रहेगी। किफायती दरों पर मिलेगा फूड। चौपाटी से रेलवे को राजस्व भी हो रहा है प्राप्त। भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल द्वारा एक अभिनव पहल के रूप में भारतीय रेलवे की पहली रेलवे चौपाटी का शुभारंभ जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के टिकट आरक्षण भवन के पास किया गया। ये चौपाटी फूड ट्रक थीम पर आधारित है। यहां अब लोगों को बेहतरीन फूड की सुविधाएं मिलेंगी। पहले रेलवे स्टेशन के अंदर कुछ सीमित दुकानें होती थीं और यहां केवल चाय, पानी और स्नैक्स उपलब्ध रहते थे। अब जयपुर जंक्शन पर पहली रेलवे चौपाटी की शुरुआत हो गई है। यहां लोग स्वच्छ और सुसज्जित वातावरण में बैठकर बेहतरीन फूड का आनंद ले सकेंगे। जयपुर मंडल पर भारतीय रेल में पहली बार चौपाटी के कंसेप्ट पर हमने रेलवे फूड सर्विस शुरू की है। इसमें हमने फूड ट्रक थीम पर आधारित है और रेलवे की अनुपयोगी जगह जो पड़ी हुई थी उस पर हमने यह कॉन्ट्रैक्ट दिया कॉन्ट्रैक्टर को और उन्होंने इसको डेवलप करके एक चौपाटी की थीम पर फूड रेस्टोरेंट डेवलप कर दिया है। इससे ताकि लोगों को स्वादिष्ट और फ्रेश फूड मिल सके रीज़नेबल रेट्स पर। रेलवे इससे पर ईयर 31.60 लाख रुपए रेवेन्यू मिल रहा है। डीडी न्यूज ने जयपुर जंक्शन पहुंचकर चौपाटी पर लोगों से बात की तो उन्होंने इसे रेलवे की अच्छी पहल बताया। यात्रियों का कहना है कि किफायती दरों पर बेहतरीन फूड का आनंद लिया जा सकता है। हम लोग जयपुर विजिट करने के लिए आए थे ट्रिप पे और ये हम लोगों ने यहाँ पर जो चौपाटी देखी है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जो चौपाटी है काफ़ी क्लीन है और जो इसका फूड है इट्स लाइक टू यमी फॉर एवरीवन टू हैव अ टाइम हियर एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। काफ़ी सफाई से खाना बनाया गया और काफ़ी अच्छे से सर्व किया गया। वेट कर रहे थे ट्रेन का तो हमने यहाँ पर देखा कि चौपाटी एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ की तरफ से, तो हम यहाँ पर आए। काफ़ी क्लीनलीनेस है, काफ़ी सफाई है यहाँ पर और आम जनता के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये कि ये लोग आ सकते हैं यहाँ पर और बढ़िया बैठ के अपना टाइम स्पेंड करके खा सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने व्यवस्था कर रखी है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है। डीडी न्यूज से बात करते हुए चौपाटी के मैनेजर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं और बाहर अनहेल्दी फूड मिलता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी को ध्यान में रखते हुए चौपाटी की शुरुआत की गई है जहां लोग एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के फूड का आनंद ले सकते हैं। इस चौपाटी में आपको साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, इंडियन फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है अच्छे और सस्ते रेट पे। ठीक है, बाहर का जो कस्टमर का जो फीडबैक था कि हम स्टेशन पे आते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं, वो अनहाइजेनिक खाना होता है और रेट भी उनके प्राइसिंग के साइड नहीं बैठ पाती है। तो उसी के बेहाफ पे हमने यहाँ पर एक चौपाटी का शुभारंभ किया है। ये परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल की नवाचार और यात्री सेवा में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बिहार में नई 4 लेन सड़क कैसे बन रही है इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है।
मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए। तभी तो ये चल पड़ा है पीएम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फोन करके उन्हें आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए चुनाव में मार्क कार्नी को जीत पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने मार्क कार्नी को उनकी जीत पर उन्होंने बधाई दी है और इसके अलावा भी ये बात अब साफ हो गई है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, इस बात को साफ कर दिया है साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने भी कि G7 शिखर सम्मेलन में उनको आमंत्रित किया गया है और वो वहां पर जाएंगे। कितना बड़ा इवेंट और कैसे आने वाले समय में इन दोनों देशों के लिए प्रगतिशील राह और ज्यादा आसान होती हुई नजर आई। G7 एक बहुत ही पावरफुल ग्रुपिंग है और मिड जून के अंदर G7 इस बार कनाडा में आयोजन होने जा रहा है, जिसका एक तरह से निमंत्रण प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। जाहिर सी बात है, इस पावरफुल ग्रुपिंग के अंदर हमने पहले भी देखा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिरकत करी थी तो उन्होंने इंडिया ग्रोथ स्टोरी को, भारत की बात को हाईलाइट किया था। इससे पहले के जो G7 के समिट्स रहे हैं उसके अंदर इस बार भी जो ब्रॉड थीम देखिए तो 4 टोटली ब्रॉड थीम्स हैं जो कि इस बार G7 समिट में यानी कनाडा जिसको आयोजित करने जा रहा है उसके अंदर रहने वाली। सबसे पहले कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सके हर देश के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैसिव जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मैसिव डेट टू GDP रेशियो यानी कि ज्यादा कर्ज के तले दबती चली जा रही है और स्लो डाउन का सामना कर रही है। तो जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। टैरिफ वॉर्स जो चल रही है उसकी भी काफी हम लोग देख रहे हैं कि जिसकी वजह से काफी ज्यादा सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में भारत को एक तरह से ब्राइट स्पॉट बोला जा रहा है, जो तमाम ग्लोबल एजेंसीज है भारत को ब्राइट स्पॉट कह रही है। तो इन बातों को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हुए दिखाई देंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइमेट को लेकर के भी कनाडा एक ब्रॉड थीम को लेकर के आगे चलेगा G7 के अंदर। और हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, कई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर एक पेड़ माँ के नाम जैसे जो इनिशिएटिव्स को उन्होंने हाईलाइट किया, जिसको ग्लोबली सारे वर्ल्ड लीडर्स ने एक्सेप्ट भी किया और अडॉप्ट भी किया है अपने अपने देशों के अंदर। तो इस बात को दर्शाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक इंक्लूसिव अप्रोच है, एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच है, वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक्स को लेकर के, जिसको कनाडा इस बार एक तरह से एक ब्रॉड थीम के तहत आयोजित करने जा रहा है, क्योंकि डीप फेक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है इस AI के जमाने के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे टैकल किया जा सके, साइबर सिक्योरिटी को कैसे दुरुस्त किया जा सके, ऐसी इसमें तमाम जो बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे मिलकर के सामने आ सके, इस बात पर फोकस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे ग्लोबल पीस हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही लाइकली, क्योंकि मल्टी जो एक पावरफुल ग्रुपिंग है दुनिया भर की, जो G7 ग्रुपिंग जिसे कहते हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे को भी हाईलाइट किया जाएगा। बिकॉज गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता। इस बात को भारत कई मंचों पर, कई मल्टीलैटरल
प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट अरुण, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करता हुआ नजर आया है कि किस तरह से आतंकी कमर तोड़ने के लिए लगातार जो कार्यशैली है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भी हम इस बात को देख पाएंगे, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर दुनिया आगे बढ़ रही है। देखिए, भारत ने हमेशा दुनिया भर में एक ही मैसेजिंग दी है कि भारत की जो धरती है ये बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है। हम लोग कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन कभी भी भारत की संप्रभुता को या फिर भारत के ऊपर आतंकी हमले होंगे तो उस बात को भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और मुंह तोड़ जवाब भारत देना जानता है और भारत देगा। लेकिन इस बात को भी भारत कहता है कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग इस बुद्ध की धरती से आते हैं, तो एक तरह से हम लोग ग्लोबल पीस की भी बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर ये एक बहुत ही मैसिव ऑपरेशन है भारत ने किया था और कई देशों का समर्थन इसमें भारत को मिला था। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंटली ये भी है कि भारत ने अपनी मेक इन इंडिया कैपेबिलिटीज को भी दुनिया के सामने रखा है कि कैसे हम लोग अपनी मेक इन इंडिया कैपेबिलिटीज के बलबूते के ऊपर दुश्मन देश को एक तरह से करारा जवाब देते हैं। तो एक तरफ यहाँ भारत जो कि इस एक तरह से G7 ग्रुपिंग के अंदर, G7 समिट के अंदर शिरकत करेगा और जाहिर सी बात है इन तमाम मुद्दों को, यानी कि इकोनॉमिक एंगल, क्लाइमेट के एंगल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक या फिर साइबर सिक्योरिटी के एंगल को एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल पीस के एंगल को रखता हुआ दिखाई देगा इस बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर। भारत के बढ़ते हुए कद को भी दिखाता है, क्योंकि भारत की जो खासियत ये है कि वो लीड बाय एग्जाम्पल करता है। अगर हम डिजिटल इंडिया बिल्कुल की बात निश्चित करते हैं तौर पर अरुण, क्योंकि मल्टी लेवल फोरम पर हम इसको देख पाएंगे और साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये होगा, क्योंकि दोनों देशों की भागीदारी तो होगी। इसके अलावा भी साथ साथ जो वैश्विक स्तर पर जिस तरह की जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस, उनको कैसे पार पाना है, यहाँ से एक नीतिगत निर्णय के तहत रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल अभी भारत@7 में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।